हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसका स्टडी पॉइंट पे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए बैच लेकर के आता रहता हूं। आज मैं वर्धन वंश का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें आज मैं हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों को सब कुछ पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, ये हर्षवर्धन, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था कि हर्षवर्धन ने क्या किया था कि कन्नौज में अपनी बहन को गद्दी पर बैठा दिया था। उसके बाद स्वयं अपना थानेश्वर से राज्य करने लगा था। फिर देखिए आगे क्या हुआ। तो हर्षवर्धन ने क्या हुआ, कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। कन्नौज को राजधानी बना लिया, ठीक। पहला ये काम किया। पहले राजधानी थानेश्वर थी, कहाँ, यहाँ पर जो है हरियाणा के आसपास। फिर इसने कन्नौज को राजधानी बना लिया, लेकिन ये गद्दी पर नहीं बैठा। इसने सांस्कृतिक राजधानी जो है मथुरा को बनाया। किसको बनाया? मथुरा को, ठीक है। लेकिन बाद में ये व्यापार का केंद्र बन गई। बाद में क्या हुआ? व्यापार का केंद्र बन गई। क्या बन गई? व्यापार का केंद्र। तो देखिएगा, हर्ष ने क्या किया, पहले राजधानी कन्नौज, पहले थानेश्वर थी, बाद में उसने कन्नौज को बना लिया। सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाया, लेकिन ये बाद में व्यापारिक केंद्र बन गई। हर्ष एक हिंदू धर्म का राजा था। कैसा था? हिंदू धर्म का राजा था, ठीक। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदू धर्म का था, लेकिन बौद्ध धर्म में भी मान्यता थी। बौद्ध धर्म में भी मान्यता थी। ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर आगे देखिएगा, यानी यहाँ ये इस जगह पे थानेश्वर था, यहाँ लगभग काफी उसने कब्जा कर लिया था। अगर हम बात करें तो इसी के समय में एक चीनी यात्री, कौन? चीनी यात्री, जिसका क्या नाम था? वेनसांग। वेनसांग के बारे में बताना चाहेंगे कि ये तक्षशिला में एज अ स्टूडेंट पढ़ने आया था। एक स्टूडेंट की भांति पढ़ने आया था, लेकिन वहां पर ये प्रोफेसर हुआ। प्रोफेसर होने के बाद ये हर्ष के जो कहते हैं शासन काल में भारत परिभ्रमण पर भी आया, और उस परिभ्रमण पर उसने एक पुस्तक लिखी। वेनसांग ने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी लिखी थी? सी क्यूंग की, ठीक है। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और नीति का पंडित भी कहा जाता है। नीति का पंडित भी कहा जाता है। ये काफी विद्वान था। तो देखिए फिर क्या हुआ कि हर्ष जो था एक बहुत अच्छा धार्मिक दृष्टि से हर 5 साल में क्या करता था, अपना सब कुछ दान करने के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रयागराज है, इस जगह पे प्रयागराज पे वो उसने एक बार बहुत बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। वहां पर अध्यक्षता किसको दे दी? वेनसांग को। अध्यक्षता किसको दे दी? वेनसांग को। इससे वहां पर ब्राह्मण हिंदुओं ने इसका विरोध किया। तो फिर वेनसांग की उपस्थिति में ही इसने क्या किया, कन्नौज में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन कराया। कहां पर कराया? कन्नौज में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन कराया, जिसे हम लोग 5वीं बौद्ध संगीति कह सकते हैं। उसकी संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीति हुई नहीं, लेकिन उसी के समान बहुत बड़ा जो है मेला इसने लगवाया, जिसे 5वीं बौद्ध संगीति कहते हैं। फिर आगे मैं बताना चाहूंगा, ये हर्षवर्धन कश्मीर को जीतना चाहता था, लेकिन कश्मीर जीत नहीं पाया। जब कश्मीर नहीं जीत पाया तो ये नीचे आने की सोचने लगा। अब देखिएगा, ये यहाँ पर तो स्वयं रहता था, अब नीचे आने के पहले इसे विंध्याचल पर्वत पार करना था। फिर यहाँ पर नर्मदा नदी थी, नर्मदा नदी के बाद सतपुड़ा पर्वत था। फिर यहाँ पर था चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। अच्छा, चालुक्य वंश में यहाँ का राजा कौन था? तो यहाँ का राजा था पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध में जो है हर्ष की पराजय हो गई। हर्ष की पुलकेशिन द्वितीय के साथ जब युद्ध हुआ तो पराजय हो गई। उसका एक कारण था, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत प्रतापी राजा था, और इसको ये पता था कि अगर हर्ष आ रहा है, इसको तुरंत आक्रमण कर देंगे तो इसकी सेना को आराम करने का मौका नहीं मिलेगा और वो हार जाएगी। अगर लेकिन आराम करने का मौका मिल जाता तो ये पूरा उसको खत्म कर देता। इसीलिए उसने तुरंत युद्ध जो है निर्णय ले लिया, और यहाँ पर हर्ष की जब पराजय हो गई। तो आइए जानते हैं इसके यहाँ पर कवियों का और जो साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान हुआ।
अगर हम बात करें तो हर्ष का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट। क्या नाम था? बाण भट्ट। और इसकी दो रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पहली रचना है इसकी हर्ष चरित, क्योंकि इसने हर्ष के चरित के बारे में लिखा। और दूसरी रचना इसकी जो प्रसिद्ध है उसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी, ठीक। पहली रचना कौन सी? हर्षचरित, और दूसरी कादम्बरी। फिर तीसरी देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हर्ष ने स्वयं 3 पुस्तक लिखी। हर्ष की पुस्तक कौन कौन सी थी? इसने 3 पुस्तक लिखी। देखिए कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। हर्ष ने सबसे पहले लिखा प्रिय दर्शिका। कौन सी लिखी? प्रिय दर्शिका। फिर नागानंद। नागानंद। इसके बाद इसने एक पुस्तक और लिखी जिसका नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, ठीक। हर्ष ने क्या किया? 3 पुस्तक लिखी, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। और शिलादित्य की उपाधि भी हर्ष ने धारण कर ली। किसकी उपाधि धारण कर ली? शिलादित्य की। शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की? हर्ष। हाँ, तो एक बात और कहना चाहूंगा, पेपर में एक बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन आता है, शिलादित्य और शिलभद्र दोनों में अंतर है। तो वेनसांग जो महोदय थे इनको हम लोग शिलभद्र के नाम से जानते हैं, लेकिन शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की? हर्ष ने धारण की। फिर इस तरीके से कुछ समय बाद हर्ष की मृत्यु हो गई और इसकी एक भी संतान न होने के कारण यह वर्धन वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसी समय को भारत का सबसे बेकार युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत में कोई प्रतापी राजा नहीं हुआ और लगभग 1000 साल तक ऐसे ही राज्य चलता रहा। यहाँ पर राज्य में शून्यता का नियम आ गया था। जब शून्यता का नियम आ गया तो कोई राज्य योग्य शासक नहीं बचा। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर चालुक्य वंश, फिर धीरे धीरे अन्य राजवंश, इसके बाद मुगल आएंगे। तो उनके बारे में हम अगला वीडियो नेक्स्ट टर्न पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर करते हुए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।